वेलकम बैक दोस्तों। अब तक के हमने नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स को समझ चुके हैं। नेटवर्क क्या होता है, डिवाइसेस कम्युनिकेट कैसे करते हैं और डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक के कैसे ट्रेवल करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी भी बाकी है। कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि डेटा किस डिवाइसेस को भेजना है। अगर इंटरनेट पर बिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड है तो मेरा लैपटॉप यूट्यूब सर्वर तक के कैसे पहुंचता है। व्हाट्सएप मैसेज सिर्फ मेरे फ्रेंड के फ़ोन पर ही कैसे जाता है। गूगल को कैसे पता चलता है कि रिक्वेस्ट मेरे ही डिवाइस से आई है। इन सब का क्वेश्चन का आंसर है आईपी एड्रेस। और साइबर सिक्योरिटी में देखा जाए तो किसी अटैकर को किसी ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक करना हो, सबसे पहले वो पासवर्ड गेस नहीं करता। सबसे पहले वो ये जानने की कोशिश करता है कि टारगेट का आईपी एड्रेस क्या है, कितने सिस्टम्स ऑनलाइन हैं, कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सी सर्विसेज चल रही है। यानी अटैक की शुरुआत अक्सर आईपी एड्रेस से होती है। अगर आप नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हो, सॉक एनालिस्ट बनना चाहते हो या पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हो, तो आईपी एड्रेसिंग समझना मैंडेटरी है। आज के हम मॉड्यूल में सीखेंगे व्हाट इज़ एन आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेसेस एक्चुअली होता क्या है, व्हाई आईपी एड्रेसेस आर इम्पॉर्टेंट, IPv4 क्या होता है, IPv4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, IPv6 क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, IPv6 का फॉर्मेट क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है और प्राइवेट आईपी एड्रेस में क्या फ़र्क है। स्पेशल आईपी एड्रेसेस जैसे लूप बैक एंड अपीपा, स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी एड्रेसेस क्या होता है, रिजर्व्ड आईपी रेंजेस क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। साथ ही में हम लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को भी सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर अब तक के आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। अब बढ़ते हैं हमारी पहली स्लाइड की तरफ, व्हाट इज़ एन आईपी एड्रेस। अब हम जानते हैं कि आईपी एड्रेस नेटवर्किंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, आईपी एड्रेस एक्चुअली में होता क्या है। बहुत लोग आंसर देते हैं सर ये कंप्यूटर का एड्रेस होता है। ये आंसर गलत भी नहीं है और कंप्लीट भी नहीं है। सपोज़ आप मुंबई में रहते हो और आपका फ्रेंड दिल्ली में रहता है। आपको एक कुरियर पार्सल करवाना है दिल्ली में। आप किसी भी डिलीवरी पार्टनर के साथ में टाई अप करते हो और आप आपका कुरियर उनके साथ में भेज देते हो। तो सबसे पहला सवाल आपके जिस भी किसी भी कंपनी के साथ में आपने टाई अप किए हो आपका कुरियर भेजने के लिए, तो सबसे पहले वो क्या मांगते हैं, आपका डेस्टिनेशन एड्रेस, राइट, कि आपको कहाँ आपका पार्सल पहुँचाना है। सेम इंटरनेट की दुनिया में भी हमें एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस लगता है। तो वैसे उसी उसी के ज़रिए हम लोग हमारा जो डेटा है हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेज पाते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे डिवाइसेस जो है कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आपका राउटर हो गया, आपका वाईफाई हो गया, आपका मोबाइल डिवाइस हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया। सो एंड सो डिवाइसेस जो है आज की तारीख में इंटरनेट पे कनेक्टेड है। और आप चाहते हो कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस में आपका डेटा भेजना, कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ में। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आपके फ्रेंड का नेटवर्क अलग होगा दिल्ली में, आपका नेटवर्क मुंबई में अलग होगा, बट स्टिल आप मैनेज कर पा रहे हो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना। आपके मोबाइल फ़ोन से आप मैसेज भेज पा रहे हो, आपके कंप्यूटर से आप मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम खेल पा रहे हो, राइट। तो इन सब को आसान बनाने के लिए, इन सब के आइडेंटिफिकेशन, इन सब की डिवाइसेस की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपका काम करता है आईपी एड्रेस। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर होता है हर डिवाइसेस के लिए। यानी कि आपका डिवाइस, मेरा डिवाइस, आपके फ्रेंड का डिवाइस, हर डिवाइसेस के पास में अपना अपना आईपी एड्रेस होता है जो नेटवर्क में कनेक्टेड है। ठीक है। नेटवर्क किसी भी नेटवर्क का टाइप हो सकता है, पब्लिक नेटवर्क हो सकता है, प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है, डजेंट मैटर। आपके पास अपना आईपी एड्रेस होगा ज़रूर। आपके डिवाइसेस के पास में आईपी एड्रेस होना ज़रूरी है। ठीक है। ये क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है कि आप एक दूसरे के साथ, जैसे कि मैंने कहा, कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। ये डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर सकता है और साथ ही साथ आपका जो डेटा आप भेजना चाहते हो वो डेटा आप सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, जस्ट बिकॉज यू हैविंग योर आईपी एड्रेस एंड योर फ्रेंड हैविंग द आईपी एड्रेस। ठीक है। तो एक सोर्स आईपी एड्रेस होता है, एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है, और इन दोनों के ही ज़रिए आप एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर पाते हो और डेटा को भेज पाते हो पूरे नेटवर्क में। ठीक है। और वो पर्टिकुलर जो डेटा को आपने भेजे हो वो प्रॉपर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के पास में, उस डिवाइस के पास में पहुंच जाता है। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे ब्राउज़र में हम लोग यूट्यूब सर्च करके देखते हैं, www.youtube.com सर्च करके देखते हैं। तो क्या होता है, आप यूट्यूब पे आ जाते हो, यहाँ पे आपका होम पेज आता है, यहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हो, राइट। देन
यहाँ पे बैकग्राउंड में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड में बेसिकली जब आप आपके इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो, जैसे कि मैंने अभी यूट्यूब सर्च किया, या यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस सर्च, ऐसा इमेजेस लिख देता हूँ और यहाँ पे कुछ इमेजेस मुझे आई है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बैकग्राउंड में काम कैसे कर रही है इंटरनेट के चीज़ें जो है मेरी स्क्रीन पे कैसे दिख रही है। तो जब आप कुछ भी रिक्वेस्ट आप इंटरनेट पे भेजते हो, तो आपकी जो डिवाइस से रिक्वेस्ट जाती है आपके राउटर पे, ठीक है। देन आपकी रिक्वेस्ट राउटर से आईएसपी जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो हम लोग ने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, मॉड्यूल 2 में। आप अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में समझना चाहते हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। देन आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे वापस से, कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देन क्या करता है ना, वो आपके रिक्वेस्ट को, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को भेजता है। जैसे कि हम लोग ने जब यूट्यूब सर्च किया था तो यूट्यूब की साइट ओपन हो गई थी, राइट। देन हम लोग ने इमेजेस सर्च किया था तो इमेजेस कुछ हमें गूगल पे दिख रहे थे, राइट, ब्राउज़र में। तो क्या हो रहा था यहाँ पे, कि ये जो डेटा है आपका, जो आईएसपी है वो फॉरवर्ड कर रहा था उन पर्टिकुलर साइट्स को, कि बाबा आपकी जो यूट्यूब की जो रिक्वेस्ट है कि मैं यूट्यूब एक्सेस करना चाहता हूँ, तो यूट्यूब मेरी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए यूट्यूब सर्वर तक के मेरी जो रिक्वेस्ट है वो पहुँचती है, जो आईएसपी हमें हेल्प करता है फॉरवर्ड करने में हमारे डेटा रिक्वेस्ट को। देन जब यूट्यूब वेरीफाई करता है कि येस हम पर्टिकुलर इंटरनेट में एक्सेसिबल है, हमारा जो पब्लिक है आईपी एड्रेस है वो एक्सेसिबल है पर्टिकुलर इंटरनेट में, हमारा जो डिवाइस है इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद यूट्यूब आपकी रिक्वेस्ट को जो है वो फुलफ़िल करता है और बदले में रिस्पॉन्स भेजता है। रिस्पॉन्स में आपको यूट्यूब की स्क्रीन आपको दिखती है, या गूगल आप यूज़ कर रहे हो, गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो, कुछ भी चीज़ आप सर्च कर रहे हो, गूगल कर रहे हो, तो आपको कुछ स्क्रीन पे दिखाई जा देता है जब आप इंटरनेट में कनेक्टेड होते हो। तो इसका ये मतलब है कि गूगल को कैसे पता चल रहा है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। वो चाहता तो किसी और के भी तो डिवाइस में आपकी रिक्वेस्ट भेज सकता था ना, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। वो रिक्वेस्ट आपकी फुलफ़िल किया, आपके ही रिक्वेस्ट को आप बदले में उसने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है? और आप ही के ही डिवाइस पे। तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में कैसे की? तो आपके पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, यानी आपका सोर्स आईपी एड्रेस और यूट्यूब का भी, यूट्यूब सर्वर का भी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा, जो कि वो एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के तौर पे काम करेगा। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जैसे आपका राउटर, वो देखेगा कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वैलिड है या नहीं, इंटरनेट पे अवेलेबल है या नहीं है। देन वो आईएसपी को रिक्वेस्ट भेज देगा, आईएसपी फिर वो चेक करेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस वैलिड है और हमारी रिक्वेस्ट जो है वो आगे पहुंच सकती है। एंड देन जब यूट्यूब के सर्वर तक के जब वो रिक्वेस्ट हमारी पहुंच जाएगी, तो यूट्यूब कुछ चीज़ें देखेगा, आपका डिवाइस इंटरनेट पे अवेलेबल है या नहीं है, एक्सेसिबल है या नहीं है, और उस टाइम पे वो आपको रिस्पॉन्स में आपको अपना जो भी रिसोर्सेज होगा, गूगल जो भी अपना रिसोर्स है, यूट्यूब जो भी अपना रिसोर्स है, वो आपकी स्क्रीन पे प्रोवाइड कर देगा। अब साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अटैकर सबसे पहले क्या करेगा, आपका आईपी एड्रेस जो है ना वो आइडेंटिफाई करेगा। ये पहला स्टेप होता है और ये इसे रिकॉग्निशन स्टेप भी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहला टारगेट होता है कि टारगेट का, विक्टिम का आईपी एड्रेस जानो, और उसी आईपी एड्रेस को जानने के बाद, एक्सेस करने के बाद, पता करने के बाद ही हम आगे के अटैक्स प्लान करते हैं, आगे एन्यूमरेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी में आईपी एड्रेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं। मैं सर्च करता हूँ google.com, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक पेज ओपन हो गया गूगल का, राइट। मैंने क्या लिखा सर्च बार में, google.com। google.com बेसिकली आपका डीएनएस है, यानी डोमेन नेम सर्वर है, ठीक है, डोमेन नेम है, बेसिकली सिंपल। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, गूगल का खुद का भी एक अपना आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस है। अब यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है ना, उसी आईपी एड्रेस के ज़रिए ही हमें ये पेज देखने को मिला है। बट यहाँ पे ना हमने सिर्फ टाइप किया google.com, डोमेन नेम टाइप किया, बट हमने आईपी एड्रेस नहीं टाइप किया, और हम जानते भी नहीं है कि गूगल का आईपी एड्रेस अभी फ़िलहाल क्या है, राइट। बट स्टिल हमें गूगल का पेज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे गूगल का सर्च इंजन का जो ब्राउज़र पेज है वो हमें होम पेज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ना डीएनएस और आईपी एड्रेस दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं। क्या होता है कि आपके डिवाइस से जब आपने डीएनएस में google.com लिखा, तो वो जो डोमेन नेम है वो क्रॉस चेक होता है इंटरनेट में, कि ये जो डोमेन नेम है ये किस आईपी एड्रेस के साथ में एसोसिएट है।
किस आईपी एड्रेस को अलॉट किया गया है, एंड देन उसी आईपी एड्रेस को असाइन किया हुआ डोमेन नेम का जो भी पेज होता है वो पर्टिकुलरली हमें शो कर रहा होता है। ठीक है, इसी के साथ में वेबसाइट्स के जो आईपी एड्रेस होते हैं वो यूनिक होते हैं और उनके डोमेन नेम भी यूनिक होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं और साथ में काम करते हैं। और डीएनएस के बारे में हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल्स में समझने वाले हैं, तो डोंट वरी, आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियोस आप मिस ना करो। तो अब हमें पता चल गया है कि आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है और उसे डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वाई डू वी नीड आईपी एड्रेस? अब आईपी एड्रेस की हमें ज़रूरत एक्चुअली में पड़ती क्यों है? क्या एक सिंपल सवाल पूछूं मैं आपसे, क्या आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो कोई भी वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हो, तो क्या ज़रूरी है आपके पास में आईपी एड्रेस होना है, या उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर के पास में आईपी एड्रेस होना ज़रूरी है? क्या ये बिना आईपी एड्रेसेस के काम कर सकता है ये सारी चीज़ें? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बिना आईपी एड्रेस के आप किसी भी रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाओगे जो भी इंटरनेट पे है, जैसे ईमेल्स भेजना हो गया, या क्लाउड सर्विस को एक्सेस करना हो गया, या गूगल टीम्स को एक्सेस करना है, या यूट्यूब पे वीडियो देखना है, या नॉर्मल इंटरनेट बैंकिंग करना है आपको, तो आप ये कोई भी काम नहीं कर पाओगे बिना आईपी एड्रेस के। तो आईपी एड्रेस हेल्प करता है आपके डिवाइसेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए, राउटिंग के लिए, है ना, डेटा को राउट करते हैं हम लोग, रूट देते हैं कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने के लिए। इंटरनेट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरनेट का एक्सेस आप कर पाते हो। कंप्यूटर्स कभी कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ में बिना आईपी एड्रेस के, और डेटा पैकेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे डिवाइसेस के साथ में ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा, और उसे पता ही नहीं चलेगा कि कौन से डेटा को किस पर्टिकुलर डिवाइस तक के भेजना है। तो अब आपको समझ आ ही चुका होगा कि वाई डू वी नीड आईपी एड्रेस। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, IPv4 के। व्हाट इज़ IPv4? IPv4 का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब ये क्या चीज़ है, आप ज़रा ध्यान से देखना इस ब्लॉक को। मैंने यहाँ पे 4 ब्लॉक बनाए हैं और उसको असाइन किया है, 32 बिट्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना? ईच ब्लॉक इज़ योर 8 बिट्स, ठीक है, और वहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं जैसे कि 192, 168, देन थर्ड ब्लॉक में 1 लिखा है सिर्फ, एंड देन लास्ट ब्लॉक में 100 लिखा है। तो ये सारे नंबर्स क्या है बेसिकली? ये नंबर्स बेसिकली आपका आईपी एड्रेस है। आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस हो सकता है। अगर आप चाहो तो आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस आप देख सकते हो। आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आईपी कॉन्फ़िग लिख लो टर्मिनल में जाके, या लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो आईएफ कॉन्फ़िग लिख लो, या मैक यूज़ कर रहे हो तो आईएफ कॉन्फ़िग लिख लो। वहाँ पे आप जाके देख सकते हो आपका खुद के डिवाइस का आईपी एड्रेस। अब ये क्या है? इसका फीचर क्या है? ये 32 बिट का एड्रेस होता है, ठीक है? अब वाइडली यूज्ड आईपी एड्रेस है। 90s के टाइम पे या 80s के टाइम पे ये इंट्रोड्यूस किया गया था आईपी एड्रेस को, और उस वक़्त ना ये आईपी एड्रेस जो है ना सब 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 डिवाइसेज़ में नहीं, मतलब आपके पास डिवाइस नहीं था, मेरे पास भी डिवाइस नहीं था, राइट? तो ये सारे जो डिवाइसेज़ थे ना बहुत लिमिटेड थे, और अप्रॉक्सिमेटली जो IPv4 एड्रेसेस है ना वो 4.3 बिलियन तक के डिवाइसेस तक को सपोर्ट कर सकते हैं। तब उस ज़माने में ना उस टाइम पे ये जो नंबर था 4.3 बिलियन जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा लगता था, और सारे जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस थे वो आया मतलब लिमिटेड थे, और उन्हें लिमिटेड डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती थी। इंस्टीट्यूट को लिमिटेड डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती थी। तो उस वक्त इंजीनियर्स ने इसको सही समझा कि इसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि हम हर डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। इसका जो फॉर्मेट होता है, लिखने का फॉर्मेट होता है वो डेसिमल फॉर्मेट होता है, और ये मैंने जैसे कि कहा कि ये कंसिस्ट करता है 4 नंबर्स को सेपरेट करते हैं हम लोग डॉट से। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में 192, 168, 100 और 1 और 100 लिखा है, और आप अगर ध्यान दो तो वहाँ पे हर डिजिट्स के आगे, हर डिजिट्स में जो 4 ब्लॉक्स है उसके आगे हम लोग ने डॉट से सेपरेट किया है, राइट? तो इसका ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ठीक है? अब अगर आप देख सकते हो तो स्लाइड में मैंने लिखा है 32 बिट्स, राइट? अब ये जो 32 बिट्स है इसको थोड़ा आपको कन्फ्यूजिंग अभी लग सकता है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको बड़ी आसानी से ये समझ आ जाएगा। अब जो कंप्यूटर्स होते हैं ना हमारे, आपका सिस्टम, मेरा सिस्टम, ये सिर्फ बाइनरी डिजिट्स ही समझ पाते हैं। और बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? 0 और 1, राइट? अब यानी कि ये जो 192 लिखा है, ये 168 लिखा है, या 1 लिखा है, या 100 लिखा है, ये सारे बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं बाइनरी नंबर्स में। अब आपका जो IPv4 एड्रेस है ना वो टोटल 0 टू 255 तक के जो डिजिट्स है वो होल्ड कर सकता है। क्यों 0 से लेके 255 तक के ही?
तो इसके पीछे का आंसर है कि आपका जो IPv4 है वो 32 बिट्स का है और हर ब्लॉक जो है वो 8 बिट्स के होते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 2:8 करो तो आपको आंसर मिलेगा 256, यानी कि आप सिर्फ 256 डिजिट्स ही होल्ड कर पाओगे एक ब्लॉक में, ठीक है? तो यानी कि 0 से 255 तक के, राइट? 256 नहीं, अगर 1 से शुरू करोगे तो आप 256 तक के होल्ड कर पाओगे नंबर्स को, लेकिन आपको 0 से शुरू करना है, राइट? तो जाके हमारे ये ईच ब्लॉक में 255 नंबर्स जो है होल्ड हो सकते हैं। तो चारों ब्लॉक्स के अंदर हम लोग 255, 255, 255, 255 ये सारे नंबर्स को होल्ड कर सकते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली अगर आप ध्यान से अगर कैलकुलेट करो तो अप्रॉक्सीमेटली 4.3 बिलियन के आपके आसपास डिवाइसेस को आप IPv4 एड्रेस दे सकते हो। तो चलिए गाइज, इसी के साथ ही साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ IP एड्रेस को डिटेल में समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखो स्ट्रक्चर ऑफ IP एड्रेस में मैंने यहाँ पे लिखा है 192, देन थोड़ा सा स्पेस दे करके मैंने डॉट लिखा है 168, देन 1 एंड देन 400, राइट? तो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये आपका ना रैंडम फॉर्मेट नहीं है, बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग यूज़ करके आपका IP एड्रेस बनाया गया है। और है ना, ये नंबर्स जो भी है ना, ये रैंडमली अलॉट नहीं हुए, रैंडमली असाइन नहीं हुए। ये हर नंबर आपके हर डिवाइस के लिए यूनिक एड्रेसेस होते हैं, ठीक है? और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। अब यहाँ पे ना इमेज में आप अगर देखो तो यहाँ पे मैंने ब्लॉक में लिखा है 192, उसके नीचे मैंने 8 बिट्स लिखा है, देन उसके बाजू में आप देखो 168, देन उसके नीचे भी मैंने 8 बिट्स लिखा है। मैंने थोड़ा-सा आपको पिछली वाली स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि ये ब्लॉक क्यू थे, कन 8 बिट्स के ही क्यू होते हैं और टोटल रेंज इनकी 0 से 255 तक के ही क्यू होती है और ये अप्रॉक्सिमेटली 4.3 बिलियंस क्यू यूज़ करते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाइनरी एग्जांपल में कि ये जो 192 है वो बैकग्राउंड में कंप्यूटर उसे कैसे समझ रहा है। तो जैसा कि आप नीचे एग्जांपल में देखो तो मैंने वहाँ पे एक नंबर लिखा है बाइनरी एग्जांपल में 110000 देन डॉट 101010 देन 000। तो ये सारे बाइनरी नंबर्स क्या है? तो ये बेसिकली ये जो आपका IP एड्रेस है ना, वही IP एड्रेस के बाइनरी नंबर्स है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये नंबर्स कितने कंफ्यूजिंग लग रहे हैं और आप इसे याद भी नहीं कर पाओगे जल्दी से, मेमोराइज नहीं कर पाओगे। और आपको कितने सारे ऐसे IP एड्रेसेस जो होंगे जिसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपके खुद की डिवाइसेस जो होंगे 3-4 हो गए, तो क्या आप ये 3-4 IP एड्रेस को ईज़िली मेमोराइज़ कर पाओगे? नहीं। तो इसीलिए हमारे पास में ह्यूमन फ्रेंडली नंबर्स को हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि 192, 168, 100, राइट? ये जो नंबर्स है ये हम ईज़िली रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं कि हाँ, ये हमारा IP एड्रेस है, इस हमारे पर्टिकुलर डिवाइसेस का IP एड्रेस है, राइट? तो बस ह्यूमन फ्रेंडली बनाने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किए थे एंड देन बाद में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं उसी IP एड्रेस को बाइनरी एड्रेस में, ताकि कंप्यूटर भी हमारे IP एड्रेस को समझ सके। अब आप स्क्रीन पे ज़रा ध्यान से देखो कि हमारा जो डायग्राम में हमने जो ब्लॉक्स बनाए हैं, इंडिविजुअल ब्लॉक्स बनाए हैं वो है 4। यानी जो आपका IP एड्रेस का जो स्टैंडर्ड है, वो जो फॉर्मेट है, वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। यानी नेटवर्किंग में हम ये जो ब्लॉक्स है, ये जो नंबर्स जो हम लोग ने लिखे हैं ना, ये यहाँ पे हम लोग इसे ऑक्टेट भी कहते हैं। ये जो जो ब्लॉक है ना, ये पर्टिकुलर एक ब्लॉक हमारा एक ऑक्टेट बन जाता है। ऑक्टेट ही क्यों? क्योंकि ये कंटेन करता है 8 बिट्स को, ठीक है? और जो 8 बिट्स है हमारे, वो अगर आप ध्यान से देखो 192 नंबर है, जो 192 या 168, ये नंबर्स हमेशा 8 बिट्स के अंदर आते हैं। आप अगर ध्यान से देखो तो कोई भी नंबर 255 के ऊपर नहीं है। अगर आप मेरा सवाल आपसे ये है, क्या नंबर 300 एक वैलिड नंबर है जो आपके IP एड्रेस में नज़र आ सकता है? बिल्कुल नहीं। आपके पास में हमेशा आपका जो IPv4 एड्रेस होगा वो हमेशा 255 या उसके अंदर ही होगा। 256 भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो IPv4 का एड्रेसिंग शुरू होता है 0 से। अब हमें समझ में आ गया है कि हमारे IPv4 की जो साइज़ होती है वो 32 बिट्स की होती है और हर ऑक्टेट की रेंज जो होती है वो 0 से 255 तक की होती है। और क्यों हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन IP एड्रेस यूज़ नहीं करते, बल्कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो IPv4 का एड्रेस है वो यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें हमें अब समझ में आ चुकी है। तो मेरा एक सवाल है, आपने IPv6 के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। तो IPv6 क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? क्या कोई हमारे IPv4 में, हमारे इकलौते प्यारे से IPv4 में कोई लिमिटेशंस थी? तो चलिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं और सीखते हैं कि क्यों हम लोग ने IPv6 को इंट्रोड्यूस किया था।
तो सबसे पहले है कि जो हमारी प्रॉब्लम थी एड्रेस एग्जॉशन। आपने अगर देखा होगा कि 4.3 बिलियन डिवाइसेस आज के टाइम पे सुनने में कम लगते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे इंटरनेट एक्सेस है, इंटरनेट डिवाइसेस है, जो ग्रोथ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में आपके खुद पर्सनल डिवाइसेस ही हो सकता है 3 से 4 होंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में हर जगह हमारे आईओटी डिवाइसेस है, एक्सपांड हो रहे हैं, जितने भी डिवाइसेस है वो एक्सपांड हो रहे हैं। और नॉर्मली हर डिवाइसेस के पास में अगर आईपी एड्रेस होगा तो 4.3 बिलियन जो नंबर है वो बहुत कम लगता है। और इसी की यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने हमने क्या किया, IPv6 को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब IPv6 इंट्रोड्यूस करने से सिर्फ हमें ना सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर ऑफ एड्रेस स्पेस हमें मिल गया। आप कह सकते हो क्वाड्रिलियन या उससे भी ज़्यादा अनडेसिलियन नंबर्स तक के हमें वो एड्रेसेस जो है अलॉट हो गए, और हम अब कह सकते हो कि फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग अनलिमिटेड डिवाइसेस को हमारे आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि IPv6 एग्जैक्टली होता क्या है। IPv6 का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये IPv4 के तरह ही यूनिक आईपी एड्रेस असाइन करता है हर डिवाइसेस को। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आईपी एड्रेस जो IPv4 में था वो 4.3 बिलियन तक के मतलब डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता था। पर IPv6 है ना बिलियन से ट्रिलियन डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है। और हमारे जितने भी आईओटी डिवाइसेस हैं, हमारे खुद के सिस्टम्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये सारे डिवाइसेस के पास में IPv6 एड्रेसेस हो सकते हैं। और कुछ कुछ ऐसा होते हैं डिवाइसेस कि वो दोनों ही IPv4 और IPv6 को सपोर्ट करते हैं। IPv6 को फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाया गया था। ये फ्यूचर के सारे मतलब आने वाले डिवाइसेस जितने भी हो सकते हैं, अभी फ़िलहाल जितने भी डिवाइसेस होंगे जैसे बिलियंस या ट्रिलियंस जैसे कि मैंने कहा, ये सपोर्ट कर सकता है। और फ़िलहाल के लिए ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि ये IPv6 एड्रेसेस जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये पॉसिबल एड्रेस हमें 340 अनडेसिलियन नंबर्स तक के प्रोवाइड करता है। अब थोड़ा हम आईपी एड्रेस के ना फॉर्मेटिंग की तरफ देखते हैं कि ये फॉर्मेट कैसे है, क्यों बनाया गया है, कैसे बना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में एक IPv6 का एड्रेस लिखा है। थोड़ा-सा आपको देखने में ये अजीब लग रहा होगा, हाँ, मुझे भी लगता है ये अजीब। थोड़ा इसको डिकोड करते हैं, समझते हैं कि ये एग्ज़ैक्टली किस फ़ॉर्मेट के ऊपर बेस्ड है, कैसे ये बना, ठीक है? और ये IPv4 से क्यों डिफरेंट है। अगर आप सबसे पहले अगर कुछ नोटिस करो, तो IPv4 में हम डॉट का इस्तेमाल करते थे हमारे ऑक्टेट को डिफरेंस करने के लिए, ब्लॉक्स को सेपरेट करने के लिए, राइट? यहाँ पे IPv6 में हम लोग इन ब्लॉक्स को सेपरेट करने के लिए कोलन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हम IPv4 में सिर्फ डिजिट्स का इस्तेमाल करते थे, न्यूमेरिक नंबर्स का इस्तेमाल करते थे हमारे 32 बिट्स के IPv6 के एड्रेस में, राइट? अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ना कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हमें दिख रहे हैं, जैसे कि सेकंड ऑक्टेट में सेकंड ब्लॉक में अगर आप देखो तो वहाँ पे 0DB8 लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट थर्ड ब्लॉक में आप देखो तो 85A3 लिखा हुआ है, राइट? तो ऐसे सारे ब्लॉक्स में यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे हमें अल्फ़ाबेट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसी से ही हमारा जो ये IPv6 का एड्रेस है वो टोटल 8 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। अब वो हर ब्लॉक्स जो 8 ब्लॉक्स है ना वो 16 बिट्स के हैं। अब अगर आप 16 बिट्स को अगर मल्टीप्लाई कर प्लस करते जाओ, प्लस करोगे तो आपको 128 बिट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अब ये जो 128 बिट्स का साइज़ है ना, इसी के वजह से ही हमारा जो IPv6 का एड्रेस का साइज़ है ना बढ़ जाता है। और इसी वजह से हमारे पास मल्टीपल ऑफ यानी IPv4 एड्रेस से 4 टाइम्स ज़्यादा हमें IPv6 एड्रेस में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देखने को मिलता है। अब आपका IPv6 एड्रेस जो है ना वो हेक्साडेसिमल नोटेशन को यूज़ करता है। इसका मतलब ये है कि आप अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल नंबर्स को साथ में यूज़ कर सकते हो, यानी 0 से 9 तक के आपका नंबर होगा, ए से लेके ई तक के या एफ तक के आपका हेक्साडेसिमल नंबर होगा, जो कि ए रिप्रेजेंट करता है 10 को, बी रिप्रेजेंट करता है 11 को, सी रिप्रेजेंट करता है 12 को, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये हमारे हेक्साडेसिमल नोटेशंस होते हैं। और इसी का ही यूज़ करके इस्तेमाल करके हमारा IPv6 एड्रेस जो है बनता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल को ले लेते हैं। मान लो आपके स्कूल में 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, तो आपने 100 आई कार्ड्स जनरेट किए उनके लिए। हर एक के पास एक अपना आईडी कार्ड होगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, राइट? अब मान लो कल को आपके स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो आप 100 स्टूडेंट्स को आपकी कैपेसिटी थी कि आई कार्ड दे सकते हो।
लेकिन आप बाकी के 900 स्टूडेंट्स को कैसे दोगे, राइट? तो ये जो 1000 स्टूडेंट्स के लिए आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि उनकी भी यूनिक आईडी आप उन्हें दे पाओ। तो आप इसी की बेसिस पे, जैसा हमारा इंटरनेट था वो, जैसा हमारा नेटवर्क था वो IPv4 पे क्यों था? क्योंकि हमारी कैपेसिटी उतनी थी कि हम उतने नंबर्स को 4.3 बिलियंस के आसपास वो नंबर्स को ले सकें। अब इससे ज़्यादा हमारी डिवाइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और हमारी कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होते जा रही है। इसी वजह से हम थोड़ा इवॉल्व होते जा रहे हैं, अपग्रेड होते जा रहे हैं IPv6 पे। तो आज के टाइम पे हो सकता है कि IPv4 और IPv6 दोनों ही कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस जो है अडॉप्ट कर रही है। और साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनीज जो होती है ना, वो रिलाई करती है दोनों ही IPv4 और IPv6 के IP एड्रेसेस पे। अब कभी कभार क्या होता है ना, अटैकर्स जो होते हैं और कंपनी कभी कभार भूल भी जाती है कि उनके पास में IPv6 IP एड्रेसेस है और वो उसके ऊपर भी कुछ सर्विसेज रन हो रही है। अटैकर्स क्या करते हैं यहाँ पे कि ये दोनों ही एड्रेसेस पे अटैक करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, ठीक है। और कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन IPv4 को एकदम स्ट्रॉन्ग रखती है, मतलब IPv4 के एड्रेसेस को एकदम सिक्योर रखती है, बट IPv6 के सिक्योरिटी थोड़ी लैग कर जाती है। तो इसी का ही फ़ायदा कभी कभार IPv6 का ही फ़ायदा उठाकर अटैकर्स जो है पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो इसी के साथ हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखते हैं, हमारे आईपी हमारे डिवाइसेस के आईपी एड्रेस को देखते हैं कैसे दिखता है, ठीक है। तो आ जाते हैं हमारे लिनक्स के टर्मिनल पे। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे अगर IP कॉन्फ़िग भी लिख दोगे तो कोई मसला नहीं होगा, आपको आपका IP एड्रेस जो है देखने को मिल जाएगा। मैं लिनक्स पर हूँ तो मैं IF कॉन्फ़िग लिखूँगा, ठीक है। IF कॉन्फ़िग लिखा तो मैंने यहाँ पे मुझे कुछ IP एड्रेसेस देखने को मिल रहे हैं। eth0 और LO ये लूप बैक एड्रेस है और ये आपका IP एड्रेस है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि ये जो inet लिखा है ना, यहाँ पे 10 0 2 और 15 जो लिखा है ये आपका IPv4 एड्रेस है। और उसी के ही नीचे अगर आप देखो तो inet 6 लिखा हुआ है और उसके आगे ये डेसिमल नंबर्स और न्यूमेरिकल अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये आपका IPv6 एड्रेस है जो कि अभी हमने स्लाइड में देखा। LO यानी कि ये लूप बैक एड्रेस होता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो inet 127.0.0.1 लिखा है। इसी को हम आगे चल के हमारी इसी वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि लूप बैक स्पेशल IP एड्रेस क्या होता है, ठीक है। देन आप एक कमांड यूज़ कर सकते हो IPAS, अगर लिनक्स में हो आप तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ से भी आप IP एड्रेस को निकाल सकते हो, देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपका inet है, यहाँ पे आपका inet IP एड्रेस और ये /24 इसकी जो IP एड्रेस की जो सबनेटिंग रेंज है वो दे रखी है। और यहाँ पे इसकी inet यानी inet 6 यानी IPv6 एड्रेस है और उसकी /64 उसकी रेंज दे रखी है, ठीक है। तो चलिए अभी हमारे वापस से स्लाइड्स पे आ जाते हैं और बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम देखेंगे IPv4 और IPv6 का डिफरेंस, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि IPv6 का और IPv4 का एड्रेस साइज़ जो था, एक का 32 बिट्स था यानी कि IPv4 का, और IPv6 का उससे 4 टाइम्स ज़्यादा था यानी 128 बिट। और इसका फॉर्मेट हमने देखा था IPv4 का जो कि सिर्फ डेसिमल था, लेकिन IPv6 में ऐसा नहीं था, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स को होल्ड कर सकता था यानी हेक्साडेसिमल नंबर्स को। और एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि IPv4 का एड्रेस जो था वो 4 ऑक्टेट्स थे, उसमें 4 ब्लॉक्स थे और हर ऑक्टेट में 8 बिट्स होते थे। 8 बिट्स के नंबर्स होल्ड किए जा सकते थे, यानी कि 0 से लेकर 255 की रेंज दी जाती थी, जिसमें है उन्हीं पर्टिकुलर रेंज में, उसी पर्टिकुलर रेंज में हमारा जो एड्रेस था वो बिल्ट होता था, ठीक है। वो नंबर्स हमें अलॉट होते थे। सेम इसी में IPv6 के अंदर हम देखा जाए तो हमें ऐसे ही 4 के बदले 8 बिट्स 8 ब्लॉक्स हमें देखने को मिलते हैं और हर एक ब्लॉक जो था हमारा वो 16 बिट्स का था। और इसी को ही मिलाकर हम 8 से अगर मल्टीप्लाई करें, 16 इंटू 8 करें, तो हमें देखने को मिलता है 128, यानी हमारे टोटल IPv6 का जो ब्लॉक है, जो एड्रेस है वो टोटल 128 बिट्स का था। और यहाँ पे हम एड्रेस स्पेस की बात करें IPv4 की, तो वो 4.3 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली डिवाइसेस को होल्ड कर सकता था, ठीक है। एंड सेम इसी के बाद पे ये 4 टाइम्स लार्जर था, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट यानी 340 अनडेसिलियन नंबर्स यानी बिलियंस और ट्रिलियंस डिवाइसेस को ये IPv6 एड्रेस जो है अलॉट हो सकता है। तो इसी के साथ हमें IPv4 और IPv6 हमें बहुत अच्छे से समझ आ चुका है गाइस। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर, आपको किसी भी टॉपिक को लेकर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब देने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में सीखते हैं। व्हाट इज़ पब्लिक आईपी एड्रेस? तो इससे पहले मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ कि पब्लिक आईपी एड्रेस होता क्या है। तो एक तो पहली बात तो है, ये ग्लोबली यूनिक आईपी एड्रेस होता है। यानी पूरी दुनिया भर के इंटरनेट में आपके पास जो आपका डिवाइस है ना, वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है पूरे वर्ल्ड के इंटरनेट में। ठीक है। एक्सेस हो सकता है कहीं पे भी, इंटरनेट पे कहीं पे भी आपका डिवाइस एक्सेस किया जा सकता है। और ये कौन प्रोवाइड करता है? ये आईपी एड्रेस, जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, वो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। तो एक बार एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं ना एक व्हाट इज़ माई आईपी लिखता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस की साइट ओपन हो जाएगी, एक ये। तो आप किसी भी आईपी एड्रेस की साइट पे चले जाइए, जैसे कि इस पे आ गए हम लोग। यहाँ पे मेरा एक आईपी एड्रेस दिख रहा है, वो है IPv4 एड्रेस। और यहाँ नीचे IPv6 एड्रेस दिख रहा है। बट अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने इसमें डेमोन्स्ट्रेट किया था पिछली स्लाइड में, कि हमारा आईपी एड्रेस कुछ 10 समथिंग था, राइट। एंड यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस कुछ अलग दिख रहा है। तो यहाँ पे क्यों इतना अलग दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक दूसरी साइड पे जाते हैं, व्हाट इज़ माई आईपी, जो नेक्स्ट वाली स्लाइड थी उस पे जाते हैं, व्हाट इज़ माई आईपी। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ने ये वाली आईपी एड्रेस पे गए थे, साइट पे गए थे, अब ये वाली आईपी एड्रेस के साइट पे जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं और डिफरेंशिएट देखते हैं कि कुछ अलग तो नहीं आ रहा है, या कोई बाई मिस्टेकली ऐसा आईपी एड्रेस तो नहीं दिख रहा। तो देखते हैं 4936 है ना, और 10811। ठीक है। 4936 10811 सेम आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए IPv6 एड्रेस को मत देखो, यहाँ वाले IPv6 एड्रेस को मत देखो, सिर्फ इसको देखो। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये सेम IPv4 एड्रेस दोनों ही वेबसाइट्स पे देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? और जो हमारा आईपी एड्रेस था यहाँ पे 10.0.2.15 है, राइट। ऐसा क्यों हो रहा? तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका आईपी एड्रेस है ना, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। जो आपके इंटरनेट, आपका जो लिनक्स सिस्टम का आईपी एड्रेस है, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। और यहाँ पे जो आईपी आपका आईपी एड्रेस है ना, वो आपका जो आईपी एड्रेस है, वो पब्लिक आईपी एड्रेस है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये दोनों ही आईपी एड्रेस जो है वो डिफरेंट है। ठीक है। पब्लिक आईपी एड्रेस जो है ना, वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। और प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है ना, वो प्राइवेट नेटवर्क में अवेलेबल होता है, जो कि आपका राउटर खुद आपके डिवाइस को असाइन करता है एक प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है। और वो प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है, वो आपके ही पर्टिकुलर राउटर के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प होता है, करता है। ठीक है। और ये जो आपका जो एड्रेस आपको दिख रहा है ना, पब्लिक एड्रेस, वो आपके डिवाइस को इंटरनेट में एक्सेसिबल करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, उसका इंटरनेट एक्सेस लेने के लिए आपको ये एड्रेस आपको दिखाई देता है। अब मान लो आप किसी भी वेबसाइट पे, या किसी भी फेसबुक पे, या इंस्टाग्राम पे, या नेटफ्लिक्स पे, या जीमेल पे, या कहीं पे भी यूट्यूब पर, आप किसी भी साइट पर कुछ रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहते हो। तो जब भी आप कोई रिसोर्सेज आप एक्सेस करना चाहते हो ना, तो आपका सोर्स आईपी एड्रेस होता है। अब जो सोर्स आईपी एड्रेस होता है ना, वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। सेम जो रिसोर्सेज आप प्रोवाइड एक्सेस करना चाहते हो, जिस जिस भी सर्विसेज से, जैसे नेटफ्लिक्स है, तो उनका भी एक अपना पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। अब ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ना, एक सोर्स होता है जो कि आपका आईपी एड्रेस होगा, और एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, मान लो नेटफ्लिक्स का। तो ये दोनों का ही पब्लिक आईपी एड्रेस जो है, वो इंटरनेट पर एक्सेसिबल है, कहीं पे भी कोई भी डिवाइस से हम नेटफ्लिक्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है ना, कि आप दोनों के जो आईपी एड्रेस है ना, वो दोनों ही पॉसिबल है कि वो दोनों के अलग अलग जो सर्वर्स है, यूट्यूब का, नेटफ्लिक्स का, और आपके डिवाइस का, है ना, आपके डिवाइसेस का आईपी एड्रेस, ये पॉसिबल है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो, रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हो उनकी। ठीक है। क्लाउड सर्विसेज एक्सेस कर सकते हो, पब्लिक सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स इंटरनेट पे अवेलेबल है, उनके साथ में इंटरेक्ट कर पाते हो। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करता कौन है? तो आपका जो राउटर होता है ना, वो आईएसपी के साथ में जुड़ा होता है। तो आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, असाइन करता है आपका पब्लिक आईपी एड्रेस आपके राउटर को। एंड देन आपका राउटर जो है ना, आपके डिवाइसेस को अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखने ही वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप का जियो फाइबर हो गया, या एयरटेल एक्सट्रीम हो गया, ये सब आपके आईएसपीज होते हैं। ये आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो आपको इंटरनेट दे रहे हैं, एक्सेस दे रहे हैं इंटरनेट का। ओके। अब साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए पब्लिक आईपी एड्रेस का, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में मिसकंसेप्शन आता है, या आपके भी दिमाग में कभी एक बार मिसकंसेप्शन आया होगा,
क्या मैं आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस के ज़रिए किसी के भी घर का एड्रेस या किसी के भी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकता हूँ? तो नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपका पब्लिक आईपी एड्रेस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हैकेबल हो, आपका सिस्टम हैकेबल है, या अगर आपका पब्लिक आईपी एड्रेस एक्सपोज्ड है इंटरनेट में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सिस्टम हैकेबल है या कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन हैकेबल है। अटैकर को कभी कभार या हमेशा अपने जो सर्विसेज जो रन हो रही है ओपन पोर्ट्स पे, जैसे कि एफटीपी सर्विस, आरडीपी सर्विस, उनकी भी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करना पड़ता है, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, उसे एन्यूमरेट करना पड़ता है। तब जाके अटैकर को पता चलता है कि हो सकता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्ट पे, यानी एफटीपी पोर्ट पे या एसएसएच पोर्ट पे या माई एसक्यूएल के पोर्ट पे या 3306 के पोर्ट पे अटैक हो सकता है। तो वो आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है कि वहाँ पे वल्नरेबिलिटी है या नहीं है, उसे ट्राई करके देखता है, एक्सप्लॉइट करके देखता है कि वहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है, या वो वल्नरेबल सर्विस है या नहीं है। ठीक है, देन उसी के बाद वो आपके सिस्टम को हैक कर पाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आईपी एड्रेस जानने से आपका सिस्टम हैकेबल है, जी बिल्कुल भी नहीं। और आपका एक और एक मिसकंसेप्शन मैं दूर कर दूं कि क्या मैं आपका या आप मेरे घर का एग्जैक्ट एड्रेस पता कर सकते हो मेरे पब्लिक आईपी एड्रेस के ज़रिए? बिल्कुल नहीं। आप पता कर सकते हो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, कौन सी कंट्री में ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का सर्वर है और वहाँ से एक्सेस हो रहा है, और अप्रॉक्सीमेटली सिटी भी आप पता कर सकते हो। लेकिन एग्जैक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल आइडेंटिटी या पर्सनल एड्रेस आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे पब्लिक आईपी एड्रेस के ज़रिए। अब दोस्तों इसी के साथ में ना कॉमन सिक्योरिटी रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि आपका पब्लिक आईपी एड्रेस पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। देन आपके जो ओपन पोर्ट्स होंगे, जो सर्विसेज आपके रन हो रहे हैं आपके सिस्टम के या आपके सर्वर के या कंपनी के ऑर्गेनाइजेशंस के अपने अपने सर्वर्स होते हैं जो रन हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है उसके कुछ सर्विसेज, आपके सिस्टम की जो सर्विसेज है, जैसे कि मैंने कहा एफटीपी हो गया, एसएसएच हो गया, मोस्ट कॉमन ओपन पोर्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सर्विसेज जो रन हो रही है, अगर अटैकर ने मान लो एक अटैक मतलब फाइंड आउट कर लिया, इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया कि आपका सिस्टम है ना इस पर्टिकुलर पोर्ट से, इस पर्टिकुलर ओपन पोर्ट से, यानी पोर्ट नंबर मान लो 22 से, यानी एसएसएच सर्विस से वहाँ पे अटैक हो सकता है, पॉसिबल है, और अटैकर ने उस अटैक को क्रिएट किया, अटैक को एक्सप्लॉइट किया एंड ट्राई किया कि आपका सिस्टम रूट लेवल तक के एक्सेस किया जा सकता है या नहीं। तो इसी के ज़रिए आपका जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। और इसी वजह से कंपनीज फायरवॉल्स, आईडीएस, आईपीएस सिस्टम्स का यूज़ करती है, वीपीएन का यूज़ करती है, एक्सेस पॉइंट का यूज़ करती है, ताकि ये सारे जो अटैक्स है, ये जो अटैकर्स जो बाहर से अटैक कर रहे हैं उनको ब्लॉक किया जा सके। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में। प्राइवेट आईपी एड्रेस बेसिकली, आपका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो आपके जो डिवाइसेस है, जैसे आपके घर में 8 से 10 डिवाइसेस होंगे, इन सब के अपने अपने आईपी एड्रेसेस होंगे, और आपके पास एक राउटर होगा जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो राउटर है इसके पास में भी एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। और ये जो राउटर है वो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ज़रिए आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, हर एक डिवाइसेस में जो आपके राउटर के साथ में कनेक्टेड है। और प्रीवियसली हमने एग्जाम्पल में देखा था कि आई एफ कॉन्फ़िग हमने यूज़ किया था एक कमांड आईपी एड्रेस को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा एक IPv4 का प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर डिवाइसेस का आईपी एड्रेस है। अगर आप अपने फ़ोन में चेक करो, सेटिंग्स में जाओ, तो आपका भी एक आपका डिवाइसेस होगा, आप अबाउट डिवाइसेस में जाके देखोगे तो वहाँ पे भी आपका एक फ़ोन का आईपी एड्रेस दिख रहा होगा, वो भी आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है। अब जो आपका फ़ोन है और आपका जो लैपटॉप है वो किसी एक राउटर के साथ में कनेक्टेड होगा, राइट। अब वो राउटर का एक आईपी एड्रेस होगा। अब वो राउटर के पास जो आईपी एड्रेस है दोस्तों वो है पब्लिक आईपी एड्रेस। अब वो पब्लिक आईपी एड्रेस के ज़रिए ही हम लोग इंटरनेट का एक्सेस कर पा रहे हैं, है ना, इंटरनेट के पे अवेलेबल है हमारे डिवाइसेस, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि आपके पास में घर में होंगे 8 से 10 डिवाइसेस और एक राउटर, ठीक है। तो यानी कि 8 से 10 डिवाइसेस के अपने अपने प्राइवेट आईपी एड्रेस होंगे और राउटर का एक पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। एंड देन आपके नेबर के पास में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही, और पूरे आपके बिल्डिंग में ऑलमोस्ट ऐसे ही ऑन एन एवरेज इतने सारे डिवाइसेस अवेलेबल होंगे। अब मान लो इंडिया में 100 से 140 करोड़ लोग रह रहे हैं। अब इन सब के पास में ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 डिवाइसेस हो गए। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आप पहुंच जाते हो 4 से 4.5 बिलियन डिवाइसेस के आसपास, है ना।
तब ऑलमोस्ट हर एक के पास में 2 से 3 डिवाइसेस होंगे, इसका मतलब है। तो इसका मतलब है आईपी एड्रेस का एग्जॉशन तो इंडिया में ही ख़त्म हो जाता है। अब पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इसके बाद में एन नंबर ऑफ डिवाइसेस आ जाते हैं। तो इसी की यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमने इंजीनियर्स ने यानी प्राइवेट आईपी एड्रेस का प्राइवेट आईपी एड्रेस को इंट्रोड्यूस किया। अब हर राउटर के पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, यानी हर एक के घर में यानी आपके बिल्डिंग में 400 फ्लैट है, तो 400 फ्लैट में 400 राउटर्स लगे रहेंगे, यानी 400 आईपी एड्रेसेस है जो पब्लिकली अवेलेबल है। और हर एक के पास हो सकता है, किसी के पास में किसी के फ्लैट में 10 डिवाइसेस हो, किसी के फ्लैट में 20 डिवाइसेस हो। अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने भी डिवाइसेस हैं, बट वो सारे डिवाइसेस जो 20 है या 10 किसी के पास में है वो डिवाइसेस, वो कनेक्टेड है सिर्फ एक ही राउटर के साथ में। तो जो भी अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो अलॉट हुआ है इस पर्टिकुलर डिवाइसेस को। तो मान लो अगर आपने इस डिवाइस के ऊपर, इस पर्टिकुलर डिवाइस पे, आपके खुद के लैपटॉप पे या मोबाइल पे एक रिक्वेस्ट भेजी गूगल सर्वर में कि यू वांट टू सी एन इमेज ऑफ एनिमल, एनी एनिमल, लेट्स से अ लायन। आपने लायन टाइप किया आपके गूगल क्रोम पे, एंड देन आपको गूगल क्रोम ने आपके ही यानी मोबाइल या लैपटॉप के डिवाइस पे आपको वो इमेज आपको शो कर दिया। अब देखा जाए तो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस इंटरेक्ट करना चाहिए ना पब्लिकली, आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट जानी चाहिए गूगल को। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता। आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है ना वो लिमिटेड है आपके राउटर तक के ही। राउटर जो है ना आपके जो आईपी एड्रेस होता है ना उसको देखता है, और आपने जो रिक्वेस्ट देखा भेजा है ना उसको चेक करता है, और उसके करस्पॉन्डिंगली आपका जो आईपी एड्रेस है और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपके आईपी एड्रेस को देख करके कंपेयर करके वो आपके ही डिवाइस में वो रिक्वेस्ट को वापस रिस्पॉन्स के तौर पे भेजता है। तो वो जो राउटर है ना आगे कन्वर्ट कर देता है आईपी एड्रेस को पब्लिक में। ठीक है, ये डेटा जो भी आप चाहते हो देखना इंटरनेट पे तो वो आगे पहुंचता है, लेकिन आपका आईपी एड्रेस है ना प्राइवेट से पब्लिक में चेंज हो जाता है, और वो करता कौन है, राउटर करता है। एंड देन फिर वो जो भी रिक्वेस्ट होती है वो राउटर अपना पब्लिक आईपी एड्रेस आईएसपी को देता है, आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस आईएसपी को नहीं देता। वो आईएसपी को देता है, फिर आईएसपी आपके गूगल सर्वर तक के पहुंच जाता है। एंड देन आपका गूगल सर्वर जो है वो आपको बदले में रिस्पॉन्स के तौर पे वो इमेज आपको शो करता है। तो अब दोस्तों देखते हैं कि जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना उसके कुछ क्लासेस हैं जिसमें प्राइवेट रेंजेस डिवाइड किए हैं, और ये जो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है ना इन्होंने स्पेसिफिकली रिजर्व कर रखा है कुछ रेंजेस को खास तौर पे प्राइवेट यूज़ के लिए। ठीक है, और ये जो है ना ये डायरेक्टली रीचेबल नहीं होती इंटरनेट पे, ध्यान रखना। और जैसे अभी ये क्लास ए की देख लियो, रेंज 1000 एंड देन स्लैश करके सबनेटिंग मास्किंग नंबर दे दिया है 8। ठीक है, यानी कि ये जो रेंज है ना ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है अपना क्लाउड सर्विसेज, राइट। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ये क्लास ए प्राइवेट रेंज में लाई करती है। ठीक है, देन क्लास बी मीडियम टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन तक के ये क्लास जो है ये रिलाई करती है, इस पर ये वाली प्राइवेट रेंज जो है अलॉट हो जाती है। और क्लास सी ना गाइज मोस्ट कॉमन रेंज है। मोस्ट कॉमन रेंज मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि आपका होम वाईफाई राउटर हो गया, ऑफिस राउटर हो गया, ठीक है, ऑफिस का नेटवर्क हो गया, स्कूल कॉलेजेस का नेटवर्क हो गया। आप अगर देखा आपने अगर नोटिस किया होगा, यही जितनी भी बार आपने अगर आई एफ कॉन्फ़िग आई पी कॉन्फ़िग लिखा होगा तो कभी कभार आपको देखने को मिलता है 192.168, है ना, आपके पर्सनल डिवाइस पे या आपके राउटर के डिवाइस पे। ठीक है, आपका जो राउटर का आईपी एड्रेस होता है वो मोस्टली 192.168 से स्टार्ट होता है। तो इसी वजह से ये क्लास सी में लाई करता है। अब दोस्तों हमें पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में अच्छे से समझ आ चुका है। अब हम थोड़ा इनके डिफरेंस के बारे में समझ जाते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट में लिखा है कि पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस, तो इसमें इंटरनेट रीचेबल है, किस में, तो पब्लिक में यस, लेकिन प्राइवेट में डायरेक्टली हम लोग इंटरनेट पे नहीं जा सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है नहीं, हम लोग डायरेक्टली नहीं जा सकते। और पब्लिक आईपी एड्रेस को कौन असाइन करता है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और प्राइवेट आईपी एड्रेस को कौन असाइन करता है, आपका घर का राउटर। ठीक है, अब ग्लोबल यूनिकनेस की बात करें दोस्तों, तो पब्लिक आईपी एड्रेस की यस ग्लोबल यूनिकनेस होती है, बट प्राइवेट आईपी एड्रेस की कोई ग्लोबल यूनिकनेस नहीं होती। यानी कि आपके घर का प्राइवेट आईपी एड्रेस, यानी आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस जो आपके राउटर ने आपको असाइन किया है, और मेरे घर का प्राइवेट आईपी एड्रेस जो मेरे राउटर ने मुझे असाइन किया है, वो हो सकता है, चांसेस है कि दोनों के ही प्राइवेट आईपी एड्रेस यानी हम दोनों के डिवाइसेस के चांसेस है कि सेम हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ग्लोबल यूनिकनेस नहीं होता। बट आपका जो राउटर है, राउटर में हो सकता है 100 डिवाइसेस कनेक्ट हो या 1000,
ये सारे डिवाइसेस जो होंगे ये राउटर के साथ जितने भी कनेक्टेड होंगे इन सब के पास में अपना यूनिक आईपी एड्रेस होगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये राउटर्स जो आपका राउटर है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपका आईपी एड्रेस जो आपको असाइन करे प्राइवेटली और जो मुझे आप मेरा राउटर असाइन किए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिक हो सकता है वो सेम होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो है स्टैटिक और डायनेमिक आईपी एड्रेसेस। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्टैटिक आईपी एड्रेस के। अब दोस्तों ये जो स्टैटिक आईपी एड्रेस है ना ये फिक्स आईपी एड्रेस होता है। अगर आसान भाषा में बोलूँ तो कुछ डिवाइसेस के बाद अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपका जैसा लैपटॉप है या कोई सर्वर है, इंटरनेट सर्वर है या वेबसाइट है, उनका वेबसाइट सर्वर है, वेब सर्वर है या सीसीटीवी कैमरा का आईपी एड्रेस है या मेल सर्वर है ना, मेल एक्सचेंज सर्वर्स है, उन सब का आईपी एड्रेस है ना स्टैटिक होता है, यानी वो कभी चेंज ही नहीं होता, सालों साल तक के वो आईपी एड्रेस है ना वो सेम रहता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आईपी एड्रेस है वो स्टैटिक है। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है ना दोस्तों, ये प्रिडिक्टेबल है, यानी आप इसको एक बार याद कर लोगे तो आप ये आपका आईपी एड्रेस है ना वो चेंज नहीं होगा और हमेशा ये रीचेबल होता है। और स्टैटिक आईपी एड्रेसेस जो होते हैं ना वो ईजियर है और वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करने में बहुत हेल्पफुल है। लेकिन टारगेट जो मतलब सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है कि अगर ये पब्लिकली एक्सपोज्ड है और ये स्टैटिक है मतलब कभी चेंज नहीं हो सकते, तो हो सकता है ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है इसके अंदर कुछ सर्विसेज रन हो रही होगी और उन 4-5 सर्विस में एक सर्विस जो है वो हो सकता है वल्नरेबल हो। तो इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जो भी सर्विसेज रन हो रही है वो सिक्योर पोर्ट्स पे रन हो, ओपन पोर्ट्स पे भी है तो वो सिक्योर रहे। आपके पास फायरवॉल होना चाहिए, आईडीएस सिस्टम होना चाहिए ताकि कुछ भी ऐसा पैकेट्स जो है जो मैलिशियस है वो डिटेक्ट हो सके और फिल्टर हो सके। ठीक है, तो एक ये सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है कि ये स्टैटिक होता है तो ये मेमोरेबल है और हमेशा रीचेबल है। तो इससे हो सकता है कि अटैकर्स जो है वो इसका फ़ायदा उठा करके इसकी सर्विसेज को डिटेक्ट करके इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर पाए। मोस्ट कॉमन एग्जांपल के तौर पे जैसे सीसीटीवी कैमरास हो गया, मेल एक्सचेंज सर्वर्स हो गया, ठीक है, वेब सर्वर्स हो गया, वेबसाइट्स के आईपी एड्रेसेस कभी चेंज नहीं होते। जो वेबसाइट को आईपी एड्रेस शुरुआत में मिल गया, थ्रू आउट द लाइफ जब तक कि वो लाइव है इंटरनेट पे वो उसका आईपी एड्रेस सेम होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है डायनेमिक आईपी एड्रेसिंग। अब ये जो डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है ना ये कौन असाइन करता है? ये असाइन होता है डायनेमिक यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल से। मैं ये डीएचसीपी के बारे में एक अलग से मॉड्यूल आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो ये जो डायनेमिक आईपी एड्रेस है ना ये अलॉट तो होता है डीएचसीपी से, बराबर है। अब ये कॉमनली यूज़ होता है होम नेटवर्क्स में, ऑफिस नेटवर्क्स में। और ये ना एडवांटेज इसका ये है दोस्तों कि ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है और ये बहुत इजीली मैनेज कर लेता है ये आईपी एड्रेसेस को आपके। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये एक डीएचसीपी राउटर है, ये जो भी डीएचसीपी सिस्टम है वो आपके अलग अलग मशीन्स को आपके मशीन्स को आपके जो नेटवर्क में अपना अपना डीएचसीपी आईपी एड्रेस असाइन कर रखा है ना। अब ये जो आईपी एड्रेस होते हैं ना ये डायनेमिकली एलोकेट हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि ये विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही जो फर्स्ट वाली जो मशीन को आईपी एड्रेस मिला है वो हमेशा के लिए रहे, वो चेंज हो सकता है बाद में। और ये इजीली मैनेजेबल है। ठीक है, और बहुत अच्छा है और इससे सिक्योरिटी कंसर्न भी हमारा कम हो जाता है और हमारी जो वेबसाइट्स है या सर्विसेज है वो थोड़ी सिक्योर हो जाती है क्योंकि हमारा जो आईपी एड्रेसेस है वो चेंज होता रहता है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों, स्पेशल आईपी एड्रेसिंग के बारे में। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, लूप बैक और अपीपा क्या है। ठीक है, अब लूप बैक यानी कि ना ये एक स्पेशल आईपी एड्रेस है जो कि रिजर्व्ड है। अब ये आईपी एड्रेस है ना ये आपका जो डिवाइस होता है ना ये लोकल नेटवर्क में ट्रैफिक को सेंड करने में यूज़ होता है विद इन अ नेटवर्क। मतलब आपका खुद का एक डिवाइस है जिसमें आप खुद के ही डिवाइस में डेटा को भेज भी रहे हो और डेटा को रिसीव भी कर रहे हो। एक सिंपल एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ कि अगर आप सपोज सब मान लो एक वेबसाइट बनाते हो, आपको वेबसाइट को आपके ब्राउज़र पे आपको एक्सेस करना है, आपके एचटीएमएल पेज को या आपके पीएचपी वेबसाइट को आपको पे एक्सेस करना है। ठीक है, तो आपकी जो पीएचपी फाइल्स है, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, पीएचपी का कोड है, आपको एक्सेस करना है। तो आप ज़ैम्प सर्वर यूज़ करते हो लोकली। अब ज़ैम्प सर्वर आपको क्या करता है ना, आपको लोकल होस्ट पे आपको पोर्ट कॉमन पोर्ट पे 8080 पोर्ट पे आपकी वेबसाइट को लोकली लाइव कर देता है, या 5001 पोर्ट पे या 5555 जो भी नंबर होते हैं
उन सब पोर्ट्स पे, कॉमन पोर्ट्स पे आपका जो वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाती है। अब वो जो वेबसाइट है आप आपकी ही लोकल मशीन पे एक्सेस कर पा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आप डेटा को भेज भी रहे हो और डेटा को रिसीव भी कर रहे हो विद इन योर ओन मशीन इटसेल्फ। तो ये जो लोकल आईपी एड्रेस होता है ना, उसका आईपी एड्रेस है ना रिजर्व्ड होता है, यानी कि वो स्टार्ट होता है 127.0.0.1 से। एंड देन ये जो नंबर है ना आगे चेंज हो सकता है, जैसे इसके आगे कोलन डाल के आप पोर्ट नंबर लिख दो, 8080 लिख दो, तो आप 8080 पोर्ट पे ये वेबसाइट के ये जो आईपी एड्रेस है उसको एक्सेस कर पाओगे आपकी खुद की लोकल मशीन में। तो क्या ये आपका आईपी एड्रेस जो ये 127.0.0.1 है और मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस है, ये दोनों सेम है, कॉमन है, तो क्या मैं आपके जो पोर्ट पे जो चल रहा है 8080 पे उसे मैं एक्सेस कर पाऊंगा डायरेक्टली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके सिस्टम में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊँ, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो एलओ लिखा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया था, एलओ यानी लूप बैक आईपी एड्रेस। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आईनेट में लिखा है 127.0.0.1। इसका ये मतलब है कि ये जो 127.0.0.1 है ना, ये लोकल होस्ट का एड्रेस है, यानी आपकी खुद की लोकल मशीन का आईपी एड्रेस है, जिसके ऊपर ज़रिए आप वेबसाइट एक्सेस कर पाओगे अगर आपने होस्ट किया है तो जैम सर्वर के ज़रिए। ठीक है, किसी भी मतलब वेब सर्वर के ज़रिए आपने अगर उस वेबसाइट को होस्ट किया है तो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अपीपा यानी ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग क्या होता है। तो ये एक नेटवर्किंग फॉलबैक फीचर है, यानी कि नेटवर्किंग फॉलबैक फीचर क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि है ना ये क्या करता है ना, ये जो डिवाइसेस जो कॉन्फ़िगर्ड होते हैं ना ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस पाने के लिए, लेने के लिए, जिस पे डीएचसीपी जो सर्वर है जो डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस देता है, वो कभी कभार वो ना रीचेबल नहीं होता, वो फेल हो जाता है उन्हें आईपी एड्रेस देने के लिए। तो ये क्या करता है, ये जो अपीपा है यानी ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, ये सेल्फ असाइन कर देता है आईपी एड्रेस को, यानी कि इसकी जो रेंज है यानी 169.254 और आगे एक्स एक्स लिखा है मैंने, तो ये एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की इनिशियल पॉइंट होती है। ये जो स्टार्ट के 2 ऑक्टेट्स हैं ये आपका अनचेंजेबल है, ये सेम रहने वाले हैं, लेकिन आगे के जो 2 ऑक्टेट्स है यानी 0 1 से जो स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है 255 254 पे, यानी ये रेंज की जो लिमिट है यहाँ तक कि आपका अपीपा जो है वो किसी भी आईपी एड्रेस को असाइन कर सकता है सेल्फ। ठीक है, अपने आप ही खुद ही असाइन कर देगा। नेक्स्ट अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे कुछ रिजर्व्ड आईपी रेंजेस की तरफ से, ये जिसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे कि रेंजेस दी गई है और उसके आगे पर्पस है। तो जैसे लूप बैक की अगर बात करें तो 127 से स्टार्ट होती है, अपीपा की बात करें तो 169.254 से स्टार्ट होती है, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट के लिए आप देख सकते हो 224 से स्टार्ट होता है और 255 और ब्रॉडकास्ट के लिए 255 तक के शुरू होता है। ठीक है, तो ये कुछ रिजर्व रेंजेस है जो कि इन सब के पर्पस को फुलफिल करती है। नेक्स्ट अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ, व्हाट इज़ वीपीएन। वीपीएन बेसिकली आपने अब तक के आप सभी ने यूज़ किया होगा कभी ना कभी लाइफ में। ठीक है, तो वीपीएन क्या करता है ना, आपका जो ओरिजिनल पब्लिक आईपी एड्रेस होता है ना, जो राउटर के पास, आपके राउटर के पास जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो जो पब्लिकली अवेलेबल होता है, और इंटरनेट के सर्वर यानी किसी भी गूगल सर्वर हो गया या माइक्रोसॉफ्ट सर्वर हो गया या यूट्यूब सर्वर हो गया, वहाँ पे आपके पब्लिक आईपी एड्रेस रिवील होते हैं। ठीक है, वो पब्लिक आईपी एड्रेस रिवील होते हैं ताकि आपको वो रिक्वेस्ट आपकी फुलफ़िल कर पाए। ठीक है, उनको पता होता है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आई है कि उसको एक यूट्यूब वीडियो देखनी है, यूट्यूब सर्वर उसके रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर देता है। ठीक है, वो रिस्पॉन्स में बदले में वो यूट्यूब प्ले हो जाती है। ठीक है, तो विदाउट वीपीएन यानी कि यूज़र डायरेक्टली इंटरनेट पे एक्सपोज्ड हो जाता है, और विथ वीपीएन यानी कि यूज़र के बीच में ना एक वीपीएन टनल बन जाता है। अब वो वीपीएन टनल क्या करता है, वो बेसिकली वीपीएन सर्वर आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ना, उसको अपने पास छुपा लेता है, एनोनिमस कर लेता है, और आपको एक एनोनिमस आईपी एड्रेस असाइन कर देता है, रैंडम आईपी एड्रेस असाइन कर लेता है, और आपकी लोकेशन तक भी चेंज कर देता है। सपोज़ आप इंडिया में और आपने वीपीएन स्टार्ट किया है, तो किसी भी वीपीएन पे आपने देखा होगा कि वीपीएन कनेक्टेड विथ सो एंड सो कंट्री, विथ सो एंड सो सिटी, एंड वीपीएन आईपी एड्रेस आपको दिख जाता है। अब बट असलियत में तो आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो अलग होता है, राइट। तो इसी की वजह से वीपीएन टनल, जो आपका वीपीएन आईपी एड्रेस है, वीपीएन सर्वर जो है वो वीपीएन आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड करता है। अब जो ये वीपीएन आईपी एड्रेस है ना, ये वीपीएन सर्वर के ज़रिए आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो, यानी जो भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना, तब वो डायरेक्ट इंटरनेट पे नहीं जा रही है, वो जा रही है वीपीएन सर्वर के पास में। देन वो वीपीएन सर्वर अपना आईपी एड्रेस चेंज करता है और आपका इंटरनेट एक्सेस तक आपको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए
तो आपका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट जाती है राउटर को, राउटर का जो प्राइवेट आईपी एड्रेस कन्वर्ट हो जाता है पब्लिक आईपी एड्रेस में। पब्लिक आईपी एड्रेस जो राउटर है वो रिक्वेस्ट भेज देता है आईएसपी को, राइट। तो इसी के दौरान जो वीपीएन है ना, जो वीपीएन क्या करता है, इसी में एक टनल क्रिएट कर लेता है और एक अपना आईपी एड्रेस बना लेता है। तो यानी कि राउटर का भी आईपी एड्रेस जो था, पब्लिक आईपी एड्रेस जो था, वो चेंज हो जाता है एक वीपीएन आईपी एड्रेस में। और वीपीएन सर्वर के से गुजरता है आपका डेटा, जो भी रिक्वेस्ट आपकी गई है वो इंटरनेट पे जाती है। अब इसका मेन बेनिफिट ये है कि ये आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, आईपी मास्किंग कर देता है, राइट। आपका आईपी जो एड्रेस है वो मास्क हो जाता है, यानी कि छुप जाता है, ठीक है, एनोनिमस हो जाते हो आप, और एक सिक्योर कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड करता है। इससे आपके आईएसपी की भी एग्जैक्ट लोकेशन रिवील नहीं होती है, एग्जैक्ट कंट्री भी रिवील नहीं होती है, जो वीपीएन सर्वर की लोकेशन होती है वो रिवील होती है। ठीक है, मान लो आप इंडिया में हो और आपने वीपीएन यूज़ कर रहे हो यूएस कंट्री के स्कार्सिटी का, तो हो सकता है वहाँ पे आपको न्यूयॉर्क का एड्रेस आपको दिख रहा होगा जो कि फेक एड्रेस है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा मॉड्यूल होता है ख़त्म, और आई होप कि आपको आईपी एड्रेसिंग बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।